दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हुई कुछ अविश्वसनीय कहानियां। पुराना मंदिर। ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर संदीप बासु ने भेजी है। ये 2 साल पहले की बात है। दुर्गा सप्तमी का दिन था और सभी जगह दुर्गा पूजा जोरों शोरों से की जा रही थी। मैं और मेरे दोस्त शहर में रहने वाले थे, पर दुर्गा पूजा देखने के लिए हम गांव में चले गए। दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते हुए वक्त कैसे गुजर गया मुझे पता नहीं चला। जिस गांव में दुर्गा पूजा होती थी वो अब भी बहुत दूर था और अब अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए हम लोगों ने एक शॉर्टकट इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। पर जल्दी पहुंचने के लिए हम लोगों ने जो रास्ता चुना था वो बहुत ही सुनसान था। रास्ते में हमें कई गांव नजर आए, पर सभी किसी खंडहर की तरह सुने पड़े थे। उसी वक्त हमारी नज़र एक टूटे हुए मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर बहुत पुराना मालूम पड़ रहा था। मेरे एक दोस्त को सिगरेट पीने की लत थी और उसकी सिगरेट्स खत्म हो चुकी थी। उसे लगा उस मंदिर में कोई ना कोई होगा जिसके पास वो सिगरेट मांग सकता है, इसीलिए वो दौड़कर मंदिर के अंदर चला गया। उस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए हम वहीं बातें करते हुए खड़े रह गए। बहुत देर तक जब हमारा दोस्त वापस नहीं लौटा तो हम सब ने उस मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया, पर तभी वो हमें मंदिर से बाहर आते हुए दिखाई दिया। हम लोगों ने उससे ये पूछने की कोशिश की कि उसे इतनी देर क्यों लगी, पर वो बिना कोई जवाब दिए ही चलने लगा। उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था और फिर वो अचानक से दौड़ने लगा और हम भी उसके पीछे भागने लगे। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था और थोड़ी ही देर में वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया और भागते भागते ही हम उसी गांव जा पहुंचे जहां दुर्गा पूजा चल रही थी, पर हमें हमारा दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब ने मिलकर उस गांव के कई लोगों से पूछा क्या उन्होंने किसी लड़के को भाग के गांव में पहुंचते हुए देखा है, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। भागते भागते हम उसके घर पहुंचे, पर वहां भी वो नहीं था। हम लोगों ने उसे ढूंढने की कई कोशिशें की, पर वो नहीं मिला। पर अजीब बात यह है कि उसके घर वालों ने 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई और कुछ दिन बाद वो लोग भी वहां से घर छोड़ के चले गए। क्या पता उस मंदिर में ऐसा क्या हुआ होगा जिससे मेरा दोस्त अचानक से गायब हो गया। द हॉन्टेड हाईवे। ये कहानी मुझे मेरी सब्सक्राइबर सामिया उर्मी ने भेजी है। ये कहानी मेरे अंकल की है जिनका 6 लोगों का परिवार है। एक दिन उनका परिवार एक फैमिली ट्रिप के लिए जा रहा था। उस ट्रिप पर जाने के लिए सभी लोग कार में बैठ गए। जब उनकी कार एक हाईवे से गुजर रही थी तभी एक औरत अचानक से उनके कार के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत को बचाने के लिए अंकल ने जोर से ब्रेक दबाई। मेरे अंकल गुस्से में उस औरत को पूछने लगे कि वो रास्ते के बीच में खड़ी होकर क्या कर रही है। मेरे अंकल के सवाल का जवाब न देते हुए वो औरत उल्टा उनसे लिफ्ट मांगने लगी। मेरे अंकल ने उस औरत को साफ मना कर दिया। वैसे भी कार में बैठने को जगह नहीं थी और वो औरत थोड़ी अजीब भी मालूम पड़ रही थी, इसीलिए कुछ न कहते हुए अंकल ने गाड़ी स्टार्ट की और वो चल पड़े। पर वो औरत उनके कार के पीछे दौड़ने लगी। अंकल अपनी कार जितनी तेजी से दौड़ा रहे थे वो औरत भी उतनी ही तेजी से उनका पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद वो औरत अचानक से गायब हो गई। इस घटना का अनुभव करने के बाद सभी डर चुके थे और इसीलिए उसी वक्त सभी ने दूसरे रास्ते से घर पे जाने का निर्णय लिया। उस डायन का खौफ। ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर अनुग्रह मिश्रा ने भेजी है। ये घटनाएं बहुत सालों पहले मेरी दादी के साथ हुई थी। राजस्थान जयपुर के एक छोटे से गांव के स्कूल में मेरी दादी की नियुक्ति एक शिक्षिका के तौर पर की गई थी। वो गांव बहुत ही छोटा था और लोग भी गरीब मालूम पड़ रहे थे। वो दिन मेरी दादी का उस पाठशाला में नौकरी का पहला ही दिन था। सब कुछ ठीक चल रहा था
पर जैसे ही दोपहर के 1 बजे स्कूल के सभी बच्चे और स्टाफ घर पे जाने की जल्दबाजी करने लगे। मेरी दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बाकी स्टाफ मेंबर से ये जानने की भी कोशिश की कि क्या हो रहा है, पर उनकी बात का जवाब देने के लिए किसी के पास समय नहीं था। सभी लोग घर जाने की जल्दी में थे। स्कूल बंद हो जाने के बाद दादी के पास घर पे लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और मेरी दादी माँ पैदल ही घर के रास्ते पर चल पड़ी। तभी उनके सामने एक पुलिस वाला आया और उनसे पूछने लगा कि वो अकेली इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। मेरी दादी माँ ने उस पुलिस वाले को बताया कि वो एक शिक्षिका है और पास ही के एक स्कूल में सिखाती है और अब वो स्कूल बंद हो जाने के बाद वो घर पे जा रही हैं। जवाब में पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है, पर आप सावधान रहिएगा। दादी को पुलिस वाले का ऐसा कहना बहुत अजीब लगा था। उन्हें ये समझ नहीं रहा था कि दरअसल उस गांव में हो क्या रहा है, पर आखिरकार वो घर पे सुरक्षित पहुंच गई। रेगिस्तान की उस गर्मी से दादी माँ थक गई थी। खाना बनाने के बारे में जब दादी माँ सोच ही रही थी, तभी उन्हें एक फल बेचने वाली की आवाज आई, ताजा फल ले लो। और दादी माँ ने उस फल वाली से कुछ फल खरीद लिए। दादी माँ को भूख लगी थी, इसलिए तुरंत ही खरीदे हुए फलों में से उसने एक सेब खा लिया, जिसके बाद मेरी दादी माँ बहुत बीमार पड़ गई और दूसरे ही दिन मेरे दादाजी दादी माँ को लेकर एक बड़े से अस्पताल में चले गए। उस अस्पताल से उनको ऐसा पता चला कि दादी माँ के शरीर में खून की बहुत कमी है, जो सबके लिए एक बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि मेरी दादी माँ एक बहुत ही स्वस्थ औरत थी। सभी लोग बहुत चिंतित थे और दादाजी ने दादी माँ के तबादले की सिफारिश कर दी, जिसके बाद मेरी दादी माँ को मथुरा के एक स्कूल में स्थानांतरित किया गया। मथुरा के उस स्कूल में नौकरी करते हुए मेरी दादी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और जब मेरी दादी माँ ने जयपुर के उस गांव में हुई घटनाओं की तहकीकात की, तब पता चला कि उस गांव पर एक डायन का साया था जो लोगों को जादुई फल बेचती थी। उस जादुई फल को खाने वाला बीमार पड़ जाता था और वो डायन उसका खून चूस लेती थी। इस बात पर मेरी दादी का फौरन ही यकीन हो गया, क्योंकि फल बेचने वाली उस डायन को मेरी दादी ने आमने सामने देखा था। मेरे दादी के मुताबिक उस औरत के लंबे बाल थे, नाखून भी लंबे थे और उसके दांत कुछ अजीब से थे। आज उम्र बढ़ जाने के कारण मेरी दादी की याददाश्त कमजोर हो चुकी है, पर उस डायन का खौफनाक चेहरा उसे आज भी याद है। वो औरत। ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर आदित्य जाधव ने भेजी है। ये मेरे गांव चांदवड़ की कहानी है। एक रात चांदवड़ और मनमाड़ के हाईवे से एक ट्रक गुजर रहा था। उस ट्रक में ट्रक चलाने वाला ड्राइवर और उसका साथी बैठे थे। तभी उस हाईवे पे कुछ देर सफर करने के बाद उस ट्रक का ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए अपनी ट्रक रोकता है, पर जिस जगह पर ट्रक रोकी जाती है वो सुनसान होती है और वहाँ घना अंधेरा भी होता है। ड्राइवर ट्रक के सामने और उसका साथी ट्रक के पीछे टॉयलेट करने चले जाते हैं, पर कुछ मिनट बाद ट्रक के सामने ट्रक ड्राइवर को एक औरत दिखाई देती है। उस सुनसान रास्ते पर उस औरत को देख के ट्रक ड्राइवर चौंक तो जाता है, पर वो औरत दिखने में एकदम सामान्य होने के कारण वो शांत हो जाता है और उस औरत से पूछता है क्या उसे कोई मदद चाहिए। तो वो औरत जवाब में कहती है कि उसे उस रास्ते पे कुछ दूरी पे मौजूद एक जगह पर जाना है और उसे लिफ्ट की जरूरत है। ड्राइवर उसकी मदद करने को राजी हो जाता है और उसे ट्रक में बैठने को कहता है और वो ट्रक ड्राइवर भी उसके साथ ट्रक में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में ड्राइवर का साथी भी लौट आता है और वो अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद ड्राइवर उस औरत से उस जगह का नाम पूछने के लिए मुड़ता है, तो वो बुरी तरह से चौंक कर पसीने से लथपथ हो जाता है और उसकी ये हालत देखकर उसका साथी पूछता है क्या हुआ भाई, अचानक से ऐसा डर क्यों गए। अरे इधर एक औरत बैठी थी ना, कहाँ गई वो। अरे भाई कौन सी औरत, किसकी बात कर रहे हैं आप। अरे वो औरत थी ना, लिफ्ट मांगा मेरे से, आगे तक छोड़ो बोली। अरे भाई कोई औरत नहीं थी अपने साथ, जब से हम दोनों ही तो बैठे हैं गाड़ी में।
हॉस्पिटल की आखिरी मंजिल। ये कहानी मुझे मेरी सब्सक्राइबर शिल्पा तनवर ने भेजी है। ये घटनाएं मेरे साथ तब हुई थी जब मैं महावीर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक मेडिकल कोर्स कर रही थी। उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग 4 मंजिल ऊंची है और एक दिन ट्रेनिंग के चलते मेरी ड्यूटी उसी चौथी और आखिरी मंजिल पर लगाई गई थी और वहां जाने के लिए मैं पीछे की तरफ मौजूद सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रही थी। अस्पताल का यह हिस्सा ज़्यादातर सुनसान होता है और उन सीढ़ियों का इस्तेमाल भी ज़्यादा लोग नहीं करते। और उस दिन भी मैं और मेरे साथ में पढ़ने वाले एक दोस्त के सिवा वहां और कोई मौजूद नहीं था। पर हॉस्पिटल के इस हिस्से से मैं वाकिफ नहीं थी क्योंकि मेरी ट्रेनिंग रोज़ाना हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर ही होती थी। हम दोनों सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि तभी हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर हमें एक बुजुर्ग आदमी मिला जो चौथी मंजिल की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। उस बुजुर्ग आदमी के हाथ में अस्पताल के पेपर्स थे और उन पेपर्स को हमें दिखाते हुए वो अंकल किसी रूम का पता हमसे पूछने लगे। उनकी मदद करते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि ये रूम 3rd फ्लोर पे है। इतना सुनकर वो अंकल शुक्रिया अदा करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगे। हम उस बुजुर्ग आदमी को बताने के लिए मुड़े कि यही तीसरी मंजिल है। तभी वो हमारी आंखों के सामने ही गायब हो गए। कोई कैसे कुछ ही पलों में गायब हो सकता है। और ये सब देखने के बाद मैं और मेरा दोस्त दोनों भी बहुत डर गए थे। हम दोनों भी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। पर तभी हमने देखा कि चौथी मंजिल पर जाने का गेट तो बंद था। अगर ये गेट बंद है तो वो आदमी कहाँ से आया होगा। ये सब सोचकर मेरा तो सर चकराने लगा था। इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों तक उस हॉस्पिटल में जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल के स्टाफ से मुझे ये पता चला कि वो आत्मा दरअसल एक शख्स की है जिसकी मौत हॉस्पिटल के आखिरी मंजिल पे मौजूद मेंस वार्ड में हुई थी। और उस आत्मा को उस अस्पताल में काम करने वाले लगभग सभी लोग देख चुके हैं। माना जाता है कि वो आत्मा अस्पताल की तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल के बीच की सीढ़ियों पर मंडराती है और इसीलिए चौथी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों का गेट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। वो पुराना घर। ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर अविनाश सिंह ने भेजी है। ये कहानी खुद अविनाश की है जब वो 8 साल का था। गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए मैं अपने गांव गया था। ये उन दिनों की बात है जब गांव में मुश्किल से ही बिजली होती थी और इसी वजह से वहां टीवी जैसा कोई मनोरंजन का साधन नहीं था और इसीलिए मैं वहां बुरी तरह से बोर हो चुका था। और इसीलिए मैंने मेरे चचेरे भाई से कहा, अरे हिमांशु, गांव में आते वक्त मैंने रास्ते में एक पुराना सा घर देखा था, चलो वहां चलते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। वैसे भी शहर की बातें करते करते हम दोनों भी ऊब चुके थे, इसीलिए हम उस घर की दिशा में बढ़ने लगे और कुछ ही देर में हम उस घर के पास पहुंच गए। वो घर खंडहर बन चुका था। उसके केवल 2 कमरों पे ही छत बाकी थी। उस घर के पास ही पीपल का एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छाया पूरे घर पर पड़ रही थी। पर उसी वक्त हिमांशु को हमारे करीब ही एक सांप नजर आया और हिमांशु तेजी से भागने लगा। उस डरावने से सांप को देखने के बाद मैं भी भागने लगा। पर कुछ कदम भागने के बाद मैं फिसल के नीचे गिर पड़ा और वापस खड़े होते हुए मैंने उस घर की तरफ देखा। खंडहर बन चुके उस घर के अंदर एक आदमी खड़ा था। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि उस घर में ना तो कोई रहता था ना उसके आसपास कोई और घर था। उस आदमी के हाथ में एक डंडा था और उसने ऊंची आवाज में मुझसे कहा, इधर आओ। मैं डरा हुआ था और हिमांशु भी वहां से भाग चुका था और इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए मैं उस आदमी के पास चला गया। वो जिस कमरे में खड़ा था उसे छत नहीं थी और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा वो दूसरे कमरे का दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा। उसकी पीठ अब मेरी तरफ थी
उसने मुझसे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? और जैसे ही मैं मेरा नाम कहने गया वो अचानक से पीछे मुड़ा और उसका खून से लथपथ भयानक सा चेहरा देख मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। और बाद में मुझे पता चला कि मेरे परिवार ने ही मुझे उस जगह से ढूंढ निकाला था और उस वक्त मुझे बहुत तेज बुखार था। सभी को ये लग रहा था कि मुझे उसी सांप ने डस लिया है। वो लोग मुझे गांव के एक सर्पदंश के विशेषज्ञ के पास लेके गए, पर मेरे शरीर पे सर्पदंश का कोई निशान नहीं था और इसीलिए उस आदमी ने कहा कि मेरे बेहोश होने का कोई और कारण है। जिसके बाद मुझे वो लोग अस्पताल लेके जा रहे थे, तभी उसी आदमी ने कहा कि ये मामला डॉक्टर्स की समझ के बाहर का है, इसे गांव के सरहद पे बसने वाले बाबा के पास लेके जाना होगा। सभी लोग मुझे लेकर बहुत चिंतित थे, इसीलिए उस बुजुर्ग का कहना सबने मान लिया और उस बाबा ने भी जब मेरी हालत देखी तो उसने फौरन ही मुझको लेकर अपनी धार्मिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी और थोड़ी ही देर बाद उसने सबको बताया कि मेरे ऊपर किसी प्रेत का साया है और उस प्रेत को हटाने में और वक्त लगेगा। पर अब तक मुझे बेहोश हुए 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत चुका था और इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने ये सब बीच में ही रोक दिया और मुझे फौरन ही अस्पताल लेके गए। उस अस्पताल के डॉक्टर को भी शायद पता नहीं था कि मैं बेहोश क्यों हुआ था। उसने कहा शायद सर्दी और बुखार के कारण इसे कमजोरी आई होगी, जिसके बाद हम लोग दवाइयाँ लेकर गांव लौट आए। पर अभी भी मैं बेहोशी के हालत में ही था। दवाइयों के कारण मेरी हालत धीरे धीरे सुधर रही थी और अगली सुबह जब मुझे होश आया तो सभी को मुझे होश में आता हुआ देख बहुत खुशी हुई थी। सभी को ये जानना था कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर जब मैंने सारी घटना जैसी की तैसी बताई तो सभी की आंखों में मुझे शक साफ दिखाई दे रहा था। किसी को भी मुझ पर यकीन नहीं था। पर अगले कुछ दिनों में मुझे वही आदमी बार बार अलग अलग जगह दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसने मुझ पे नजर रखी हुई थी। एक रात मैंने ये बात मेरी मम्मी को बताई, पर माँ ने कहा कि मैं बीमार हूँ और ये सब मेरा वहम है। और उसी रात मेरी हालत वापस खराब हो गई और अचानक मेरे एक हाथ पे कटने का निशान बन गया और उसमें से तेजी से खून बहने लगा। पर तभी हमारे घर के दरवाजे पे जोरदार दस्तक पड़ी और हमारे घर वही बाबा आए थे और उन्होंने कहा कि मुझ पर उसी प्रेत ने फिर से हमला किया है और फिर उन्होंने मुझे लेकर अपनी विधि फिर से शुरू कर दी। पर इस धार्मिक प्रक्रिया के दौरान मैं अचानक से उठ गया और अजीबोगरीब व्यवहार करने लगा। मैं भागने की कोशिश कर रहा था और किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था, पर तभी बाबा जी ने मेरे सिर पर एक सिक्का रखा और मैं शांत हो गया। और कुछ देर बाद बाबा ने कहा कि उन्होंने सफलता से मेरे शरीर से उस प्रेत को हटा दिया है। बाबा उस प्रेत को पहचानते थे। बाबा ने बताया कि ये प्रेत पहले उनके कब्जे में था और एक दिन वो अचानक से बाबा के कब्जे से भाग निकला था और जिसके बाद उस प्रेत ने मुझे अपना शिकार बनाया था। और सुबह जब मैं उठा तो मैं पहले की तरह स्वस्थ महसूस कर रहा था। हम लोगों ने बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो हमें कहीं नहीं मिले। शायद वो उस गांव से हमेशा के लिए जा चुके थे। पर इस घटना के बाद से मैंने वापस कभी ऐसी डरावनी जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं की और फिर ऐसी कोई घटना मेरी जिंदगी में वापस नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।